बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 217 मुलाहिज़ा फरमाएं। लातादाद तमाशबीन भी कोठरियों में जागते हुए उन गलियों में घूम रहे थे। एक गली के मोड़ पर एक आदमी ने हमें रोक लिया। मेरा ख्याल ये आदमी काफी देर से हमारे पीछे लगा हुआ था। चूड़ीदार किस्म का तंग मोरी का पाजामा, खद्दर का कुर्ता जो घुटनों से काफी ऊपर था, गले में सुर्ख मफलर और सर पर स्याह रंग की गोल टोपी। उसके मुंह में पान भरा हुआ था और वो बीड़ी के कश भी लगा रहा था। गली के उस मोड़ पर दीवार के साथ मदम रोशनी का एक बल्ब भी चल रहा था और उस दर्द और मदम रोशनी में उस शख्स को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो किस कुमाश का आदमी था। गंदगी में कहाँ आ गए सर? वो बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला। हीरा को सेवा का मौका दो ना, जगमगाते हीरे पेश कर दूंगा तुम्हारी खिदमत में। बसंती बाई का कोठा कहाँ है? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। दत्त तेरी की, उस शख्स के मुंह से बेइख्तियार निकला। आगे जाकर सीधे हाथ की गली में मुड़ जाओ, पान के खोखे वाले से पूछ लेना। हम आगे जाकर उसके बताए हुए रास्ते पर मुड़ गए। ये गली किसी कदर कुशादा थी और इस तरफ रोशनी का भी माकूल इंतजाम था। यहाँ नाचने गाने वाली तवाइफों के डेरे थे। मुख्तलिफ इतराफ से साजों और घुंघरूं की आवाजें सुनाई दे रही थी। बाज़ दरवाजे बंद थे और खुले हुए दरवाजों वाले कमरे तेज रोशनी से जगमगा रहे थे। बनी सवरी तवाइफें गाहकों के इंतजार में बैठी थी। पान के खोखे के सामने 3-4 आदमी खड़े थे। उनमें एक फौरी हमारी तरफ लपका। मैंने उससे भी वही सवाल किया। बसंती का नाम सुनकर उसके चेहरे के तासरात भी बिगड़ गए। उसने एक तरफ इशारा कर दिया। उस ड्योढ़ी में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाओ, दूसरी मंजिल पर बाईं तरफ वाला दरवाजा। अब उस ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। सामने भी एक दरवाजा था और दाईं तरफ भी। दोनों दरवाजे बंद थे और अंदर से साजों और घुंघरूओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम बाईं तरफ सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। सीढ़ियां लकड़ी की थी और तख्ते हमारे कदमों के नीचे चिरचिरा रहे थे। हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे ही थे कि बाईं तरफ वाला दरवाजा खुला और 2 आदमी बरामद हुए। सूरत से वो दोनों शरीफ ही लगते थे। रात के अंधेरे में इन गलियों में शरीफ लोग ही तो आते थे। वो दोनों किसी बात पर कह के लगाते हुए नीचे चले गए। शीरपा मुझे इशारा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो गया। मैंने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया और जैसे ही मुड़कर देखा मेरा दिमाग भग से उठ गया। ये खासा बड़ा कमरा था। फर्श पर प्लास्टिक की चटाई बिछी हुई थी। बाईं तरफ दीवार के साथ पुराने सोफे लगे हुए थे और उन सोफों पर जनाना लिबास में 4 हिजड़े बैठे हुए थे। हमें देखकर उन चारों की बांछें खिल पड़ी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। एक हिजड़ा उठकर शीरपा से लिपटने की कोशिश कर रहा था और शीरपा ने नेपाली जबान में कुछ चीखते हुए उसे पीछे धकेल दिया। मेरी तरह शीरपा भी खासा बदहवास हो गया। इसी दौरान में अंदरूनी दरवाजे से एक और दराज कामत हिजड़ा बरामद हुआ। वो शक्ल सूरत में अपने साथियों से बेहतर था। वैसे इसमें शुबा नहीं कि वो सब के सब अच्छी शक्ल सूरत के मालिक थे। उनमें से 2 ने साड़ियां पहन रखी थी और 3 नेपाली जनाना लिबास में थे। दराज कामत भी साड़ी में मलबूस था। पधारिये महाराज, पधारिये, तशरीफ लाइए। दराज कामत ने बड़े चाव से हाथ लहराते हुए हमें आगे आने की दावत दी। तुम्हें बसंती बाई कौन है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। बसंती? मैं हूँ महाराज। आप लोग ठीक जगह पर पहुंचे हैं। पसंद कीजिए, बसंती की परियां आपके सामने मौजूद हैं। जरा ऊपर पहले आ जाते तो बहुत अच्छी चीजें मिल जाती। पूरे खटमंडू में बसंती की शोहरत है। कदरदान तो शाम से पहले ही बंद करो बकवास। शीरपा ने उसे डांट दिया। हम अय्याशी के लिए नहीं आए। यहाँ और कौन है? बसंती के कोठे पर और कौन हो सकता है महाराज? पर तुम डांटते क्यों हो? पुलिस वाले हो क्या? बसंती ने यह कहते हुए मखसूस अंदाज में ताली बजाई। हम पुलिस वाले हैं और हमें एक मुजरिम की तलाश है, शीरपा ने कहा। हमें इतला मिली है कि वो यहीं छुपा हुआ है। हाय राम! बसंती के मुंह से कराह खारिज होगी। देख लो महाराज, खुद देख लो, यहाँ मेरी परियों के सिवा कोई नहीं है। 2 कस्टमर आए थे, वो भी भाग गए। मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था। क्या रोहन ने हमारे साथ धोखा किया था? शीरपा की मजीद मार से बचने के लिए हमें यहाँ का पता बता दिया था। उसने हमारे साथ मजाक किया था या यहाँ आकर हम किसी फरेब का शिकार हो गए थे? लेकिन बहरहाल मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। शीरपा तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, मैंने कहा और फिर बसंती की तरफ देखते हुए बोला, चलो मैं तलाशी लेना चाहता हूँ। बसंती के चेहरे पर एक लम्हे को तगय्युर सा नमूदार हुआ। फिर उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। ये पूरा फ्लोर बसंती के कब्जे में था। इसमें छोटे छोटे 5-6 कमरे थे। पिछली तरफ एक कुशादा बालकनी थी। दाईं तरफ एक रायदारी थी। वहां से एक तंग सा जीना ऊपर जाने के लिए था और एक जीना नीचे जाने के लिए। इसी इमारत के पीछे तंग सी गली थी। रायदारी में दाईं तरफ भी एक दरवाजा था जिस पर ताला लगा हुआ था। उस कमरे में क्या है? ताला खोलो, मैंने बसंती को इशारा किया। ये हमारा कमरा नहीं है महाराज, बसंती ने कहा। ये जीने का दरवाजा है। ऊपर कोई और रहता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चलने में बसंती को देखता रहा, फिर वापस आ गया। मैं और शीरपा बाहर निकले तो बसंती की परियों ने जोरदार कहका लगा दिया। शीरपा तेजी से पीछे मुड़ा। उनके कहकों को यकदम ब्रेक लग गया। मैं शीरपा को बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया। धोखा हो गया हमारे साथ। इन अंधेरी और गंदी गलियों से बाहर आकर मेरे कार में बैठते हुए कहा, तुमने गलती की बास, शीरपा बोला। वो पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उस कमबख्त रोहन और उसके साथियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। वो अब भी हमारी दस्तर से बाहर नहीं है। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। इस वक्त वाकई शदीद बोरियत हो रही थी, बल्कि मुझे अपने आप पर ताव आ रहा था कि मैंने रोहन की बात पर यकीन क्यों कर लिया था।
नया बाजार की तरफ घूमते हुए मैंने गाड़ी स्टार होटल के गेट की तरफ मोड़ दी। मैं इस वक्त चाय या काफी की तलब महसूस कर रहा था। शीरपा ने भी एक कप काफी के ख्याल से इख्तलाफ नहीं किया। गर्मा गर्म काफी से जहन को वाकई किसी हद तक सुकून मिला था। काफी पीने के बाद हम काफी देर तक किसी मौजू पर बातें करते रहे और जब होटल से बाहर निकले तो 12:30 बज रहे थे। शीरपा ने मशवरा दिया कि क्यों ना पुलिस स्टेशन की तरफ से होते हुए चलें। बुरा ख्याल नहीं था। रोहन को इस झूठ पर कम से कम सरदंश तो की जा सकती थी। पुलिस स्टेशन का रास्ता मुझे मालूम नहीं था, इसलिए स्टीयरिंग मैंने शीरपा के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वहां की सूरत हमारी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। थाने में पहुंचकर ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि रोहन हंगामे, तोड़ फोड़ और कम से कम 5 आदमियों के कत्ल के इल्जाम में पहले ही से पुलिस को मतलूब था। नागबाल के गिरोह के तकरीबन हर आदमी पर इस किस्म के संगीन जराइम के इल्जामात थे। जो पुलिस ऑफिसर रोहन और उसके साथियों को मधु माला वाली कोठी से लाया था वो उसे नहीं पहचानता था, लेकिन थाने में आने के तकरीबन 20 मिनट बाद वहां आने वाले एक और ऑफिसर ने उसे पहचान लिया। उसका असल नाम रोहन भी नहीं था। ज़बानी पूछताछ के दौरान ही में रोहन ने जेब से एक कैप्सूल निकालकर मुंह में डाल दिया। कैप्सूल निकलने के फौरन ही बाद उसे खून की उल्टियां होने लगी। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते ही में दम तोड़ दिया। उसकी लाश इस वक्त भी हॉस्पिटल में पड़ी थी, जबकि रोहन के दूसरे साथियों को जामा तलाशी के बाद लॉकअप में बंद कर दिया गया और किसी भी शख्स को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हमारे लिए सूरत खासी मायूस कुन थी। थाने में खलबली मची हुई थी। मैंने उस ऑफिसर से मिलने की कोशिश की जो रोहन और उसके साथियों को मधु माला की कोठी से लेकर आया था, लेकिन पता चला कि वो हॉस्पिटल गया हुआ था, जहां रोहन की लाश के पोस्टमार्टम का इंतजाम हो रहा था। हम कोठी पर वापस आ गए। इस वक्त 1:30 बजने वाला था। मधुमाला और शोभा जाग रही थी। हम उन्हें कुछ बताकर नहीं गए थे, इसलिए वो हमारे लिए खासी परेशान थी। 3 बजे तक हम लाउंज में ही बैठे बातें करते रहे। हमारी अदम मौजूदगी में मधुमाला और शोभा एक दूसरे से खासी बेतकल्लुफ हो चुकी थी। मधुमाला उसे सुलाने के लिए भी अपने कमरे में ले गई। पद्मी की तरफ जाने से पहले जब मैं और बिमला यहाँ रह रहे थे तो शीरपा सर्वेंट क्वार्टर में सोया करता था। हमारे जाने के बाद वो भी कोठी के एक कमरे में सोने लगा था। मधुमाला ने कोठी की हिफाजत के लिए अपने कबीले से 2 आदमी भी मंगवा लिए थे। वो दोनों सगे भाई थे। पिछले दिन गांव में उनकी वालदा का देहांत हो गया था, इसलिए वो वापस चले गए थे और शीरपा के कहने के मुताबिक कल परसों तक कबीले से 3 आदमी मजीद यहाँ आने वाले थे। मैं और शीरपा लाउंज में लेट गए। मैं सोफे पर दराज हो गया और शीरपा कालीन पर सो गया। सुबह 7 बजे शीरपा ने मुझे झुंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है, क्या हुआ? मैं इस तरह जगाए जाने पर गड़बड़ा सा गया। इंस्पेक्टर बरिंद्रा का फोन है, वो पुलिस स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहाँ रात को रोहन ने खुदकशी की थी, शीरपा ने कहा। मुझे उठकर तैयार होने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इसी दौरान में शीरपा भी ना सिर्फ तैयार हो गया बल्कि उसने चाय भी बना ली। चाय पीने के बाद मैंने शोभा को जगा दी और उसे बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन की सूरत-ए-हाल बहुत तशवीशनाक थी। कई मुसल्ला पुलिस एहलकार इमारत के बाहर भी अलर्ट और चाको चौबंद खड़े थे। इमारत का गेट और दीवारें इस तरह छिलनी नजर आ रही थी जैसे यहाँ गोलियों की बारिश की गई हो। गेट पर मुतय्यन पुलिस वालों ने हमें अंदर जाने नहीं दिया। इंस्पेक्टर बरिंद्रा को इतला भी भिजवानी पड़ी, जो खुद बाहर आया और हमें अंदर ले गया। इमारत के गेट के सामने सड़क पर और इमारत के अंदर भी कई जगह पर खून के धब्बे फैले हुए थे। इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने जो कहानी सुनाई वो बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज थी। मेरे और शीरपा के लिए ये उससे भी ज्यादा सनसनीखेज साबित हुई कि गुज़िश्ता रात हम जिस बात को रोहन का मजाक समझे थे वो हकीकत थी, यानी चांगली रेड लाइट एरिया में बसंती बाई के कोठे पर मौजूद था। इंस्पेक्टर बरिंद्रा के मुताबिक उसे नायत खुफिया जराये से वहाँ चांगली और उसके 2 साथियों की मौजूदगी की इतला मिली थी। बरिंद्रा ने रात 2 बजे पुलिस पार्टी के साथ वहाँ छापा मारा। चांगली और उसके साथी बसंती के कोठे के ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद थे। अकबीर आयदारी में जो दरवाजा मकफल देकर बैल उठाया था, दरअसल वही ऊपर जाने का जीना था। इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने वो ताला तोड़ दिया और दूसरे हीले में ऊपर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस ने भी जवाब में फायर खोल दिया। चांगली का एक आदमी मारा गया, जबकि दूसरा चांगली के साथ दूसरी छत पर कूदकर फरार हो गया था। बसंती और उसका एक साथी भी पुलिस के हाथों मारा गया था। और फिर सुबह 4 बजे नागपाल के दर्जन भर मुसल्ला आदमियों ने उस पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। नागपाल को रात को बसंती के कोठे पर छापे और हॉस्पिटल में रोहन की मौत की इत्तला मिल गई थी। उसे ये भी पता चल गया था कि उसके 2 आदमी पुलिस की हिरासत में थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया गया। इस हमले में वो दोनों कैदी मारे गए। नागपाल के आदमियों ने थाने में घुसकर उन्हें हवालात से निकाल दिया था, लेकिन पुलिस ने शदीद मुज़ाहमत की और उन दोनों कैदियों के अलावा उन्हें छुड़ाने वालों में से भी 3 आदमी हलाक हो गए थे, जबकि पुलिस के 2 आदमी भी जान हार गए थे और 3 जख्मी हो गए थे। थाने पर हमले की इतला हेडक्वार्टर को दी गई। इंस्पेक्टर बरिंद्रा उसी वक्त हेडक्वार्टर पहुंचा था। इतला मिलते ही वो भी नफरी लेकर यहाँ पहुंच गया। इससे पहले एक और थाने की नफरी यहाँ पहुंच चुकी थी। जब बरिंद्रा यहाँ पहुंचा तो खेल खत्म हो चुका था। पुलिस के आला अफसरान भी आ गए थे। 6 बजे तक लाशें भी उठवा दी गई और यह केस इंस्पेक्टर बरिंद्रा को दे दिया गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि चांगली बसंती बाई के कोठे में छुपा हुआ है? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। कल दिन में एक मकान पर छापे के दौरान में एक ऐसा आदमी हमारे हाथ लगा जिसने 3rd डिग्री के इस्तेमाल के बाद ये राज फाश किया था कि चांगली कहाँ है। मैंने दिन ही में बसंती के मकान की निगरानी शुरू करवा दी थी।
रात को मुझे इतला मिली कि तुम और शीरपा भी वहाँ गए थे। वहाँ जाने की कोई खास वजह? बरिंद्रा ने चुभती हुई नजरों से मुझे देखा। उससे पहले मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुम अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हें चांग ली ही के बारे में बताना चाहता था। रोन वगैरह को पुलिस के हवाले करने के बाद मैंने खुद चेक करने का फैसला किया और शीरपा के साथ वहाँ पहुँच गया, लेकिन मैंने उस दरवाजे की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जिस पर ताला लगा हुआ था और यही मेरी गलती थी जिस पर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन ये बसंती कौन थी? उसे बहुत ऊंची चीज समझा जाता था। बरिंद्रा ने जवाब दिया। हमारे इस छोटे से मुल्क में बहुत सी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। हम जिन्स परस्ती भी यहाँ बढ़ती जा रही है। इस सूरत से तीसरी जिन्स के लोग ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हीरे ज्यादातर इंडिया से आए हुए हैं या इन्होंने ये धंधा शुरू कर रखा है। बसंती चंद साल पहले यहाँ आया था। उसने चंद और हम जिन्सों को अपने साथ मिलाकर एक ग्रुप बना लिया और खुद उनका ग्रुप बन बैठा। इंडिया से भी वक्तन फवक्तन ऐसे लोग आते रहते हैं जो यहाँ आते ही बसंती से राब्ता करते हैं। हमारे पास सियासतदान, सरकारी अफसरान और दौलतमंद तबके से ताल्लुक रखने वाले बासर लोग भी इस बुराई में मुब्तला हैं। बसंती ने ऐसे बहुत से बासर लोगों से ताल्लुकात इस्तेमाल कर लिए। इन ताल्लुकात से फायदा उठाकर बसंती ने मुनशियात फरोशी का धंधा भी शुरू कर दिया। 2 साल पहले पुलिस ने उसे पकड़ा था मगर उन्हीं बड़े लोगों की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके गिरोह को तितर बितर कर दिया गया। कुछ अर्से बाद बसंती ने दोबारा अपना अड्डा जमा लिया। इसने अगरचे मुनशियात का धंधा छोड़ दिया था लेकिन ऐसे लोगों से इसके ताल्लुकात बदसूर थे। बसंती तकरीबन 4 महीने पहले मेरी नजरों में आया था। इसे नागपाल की हवेली में आते जाते देखा गया था। नागपाल की सरगर्मियां उस वक्त तक किसी हद तक महदूद थी, इसलिए मैंने बसंती पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। चंद रोज पहले मुझे इतला मिली कि नागपाल के गिरोह से ताल्लुक रखने वाले बाद लोगों को पुलिसरार तौर पर बसंती के कोठे पर आते जाते देखा गया है, लेकिन उस वक्त भी मैंने ये सोचकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि ये लोग अयाशी के लिए आते होंगे। लेकिन कल दिन में ये इंकशाफ हुआ कि चांगली बसंती के कोठे पर पनाह लिए हुए है। रुपोशी के लिए चांगली ने वाकई ऐसी जगह का इंतखाब किया था जिस पर शुबा भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन बिलाखिर उसका राज फाश हो ही गया। मेरे आदमी इस मामले को पूरी तरह हैंडल नहीं कर सके और उसे फरार होने का मौका मिल गया। मुझे रोहन ने चांगली के बारे में बताया था। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, लेकिन जब मैं शीरपा के साथ वहां पहुंचा तो हिजड़ों की फौज देखकर मैं समझा था कि रोहन ने मेरे साथ मजाक किया था और मजीद मार से बचने के लिए उसने हमें बसंती का पता बता दिया था और इसलिए मैं वापस चला आया। वापसी पर हम थाने की तरफ चले गए। मेरा ख्याल था कि मैं रोहन से फिर कुछ मालूम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहाँ सूरत-ए-हाल बदली हुई थी और अब ये सब कुछ। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, एक रात में 3 खौफनाक वाकयात रूनुमा हुए हैं। मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। ये सब कुछ क्या कुछ हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, बरिंद्रा ने कहा। नागपाल के हवाले से अब हुकूमत ने भी अपनी पॉलिसी बदल ली है। उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अब उसे कोई रियायत ना देने का फैसला कर लिया गया है। उम्मीद है कि ये ड्रामा जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। यही सब कुछ बताने के लिए, बरिंद्रा ने कहा। तुम्हें कुछ अरसे के लिए पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। अगर तुम अकेले होते तो मैं ज्यादा परेशान ना होता, लेकिन तुम्हारे साथ शोभा भी है और अब तुम एक ऐसी जगह पर चले गए हो जहाँ एक और औरत भी मौजूद है। मधुमाला एक कबायली सरदार की बेटी है। उसने अगरचे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी हुकूमत से राब्ता नहीं किया, लेकिन अब हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। सादा लिबास में हमारे 2 आदमी मधुमाला की कोठी पर पहुंच गए होंगे। वो बाहर रहकर कोठी की निगरानी करेंगे। रात को उनकी जगह दूसरे आदमी पहुंच जाएंगे। मधुमाला के कबीले के कुछ आदमी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। बरिंद्रा ने मेरी बात काट दी। तुम इन कबायली सरदारों को नहीं जानते। इसमें शुबा नहीं कि ये लोग हुकूमत से बहुत मुखलिस हैं, ताउन भी करते हैं, लेकिन जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो हुकूमत ही को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। और फिर आजकल तो नागपाल जैसे शैतान हुकूमत के खिलाफ सरगर्म अमल है। ऐन मुमकिन है कि नागपाली मधुमाला को कोई नुकसान पहुंचाने के बाद उसके बाप को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की कोशिश करे। इसलिए ऐसी किसी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए मधुमाला की कोठी की निगरानी का फैसला किया गया है। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। हमारी इन बातों के दौरान में शीरपा खामोश बैठा रहा था। मैं और बरिंद्रा कुछ देर और बातें करते रहे और फिर मैं उठ गया। जब हम कोठी वापस पहुंचे तो 11 बज रहे थे। शुभा और मधुमाला लान में बैठी हुई थी। हम भी उनके पास कुर्सियों पर बैठ के 2 ही मिनट बाद गेट पर दस्तक हुई तो शीरपा उठकर बाहर चला गया और फिर उसने मुझे भी इशारे से बुला लिया। सादा लिबास में पुलिस के 2 आदमी आए थे, सिर्फ अपने आप को रोशनास कराने के लिए उन्होंने हमें बाहर बुलाया था। चंद मिनट हमसे गपशप करने के बाद उनमें से एक दाईं तरफ चला गया और दूसरा बाईं तरफ। वो दिन बड़ा बोरियत में गुजरा। रात 9 बजे के करीब फोन की घंटी बजी तो शीरपा करीब था। उसने रिसीवर उठा लिया। वो कुछ देर बात करता रहा, फिर मुझे इशारा किया, तुम्हारी कॉल है। मैंने अपनी जगह से उठकर रिसीवर उससे ले लिया। मेरे ख्याल तक इंस्पेक्टर बरिंद्रा होगा, क्योंकि मेरे बारे में सिर्फ उसी को मालूम था कि मैं यहाँ हूँ, या फिर मायामती हो सकती थी। लेकिन रिसीवर पर सुनाई देने वाली वो आवाज मेरे लिए कतई अजनबी थी। मैं गोमल बोल रहा हूँ। वो शख्स कह रहा था, सोम्बा का दोस्त। तुम्हें याद होगा कि हाँ मुझे याद आ गया। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तुम पहले भी यहाँ रह चुके हो और आज दिन में मैंने तुम्हें शीरपा के साथ देखा था। दूसरी तरफ से जवाब मिला, कहो क्या कहना चाहते हो? कोई खास बात? मैंने पूछा। तुम्हें उस चीनी की तलाश है ना, जो गुज़िश्ता रात रेड लाइट एरिया में पुलिस के घेरे से फरार हो गया था? गोमल ने कहा।
हाँ, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? मैंने जल्दी से पूछा। आज शाम को नागपाल का एक बहुत करीबी आदमी मेरी नजरों में आ गया था, गोमल ने कहा। मुझे उस पर शुबा हुआ तो मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया, जो हनुम मानते खोला के किनारे पर वाकई एक पुराने मंदिर तक जा रहा था। वो चीनी भी उसी मंदिर में मौजूद है। ये कौन सी जगह है और कहाँ पर है? मैंने पूछा। ये मंदिर बगतापुर के रास्ते में है, गोमल ने जवाब दिया। उस चीनी के साथ सिर्फ एक आदमी है जिसका मैंने तारुफ कराया था। अगर तुम चाहो तो तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैंने उसकी बात काट दी। मैं आर्निको रोड पर बाबर महल वाले मोड़ पर वीरा रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। अगर तुम आना चाहो तो मेरा इंतजार करो। मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी। मुझे वहां तक पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, गोमल ने कहा। पुलिस को साथ लेकर मत आना। ज्यादा लोग होंगे तो वो मोहतात हो जाएंगे, और पुलिस के तरीकाकार से वैसे भी तुम वाकिफ हो। मैं अकेला आऊंगा। मैंने ये कहते हुए रिसीवर रख दिया। कोमल की आखिरी बात ने मुझे चौंका दिया था। उसने मुझे पुलिस को साथ लाने को मना क्यों किया था? मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं किया जा रहा था। गोमल को मैं चेहरे से तो पहचानता था। सोमबा के साथ कई मरतबा उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन टेलीफोन पर उसकी आवाज कभी नहीं सुनी थी। तस्दीक किए बगैर मैदान में कूद पड़ना अगरचे खतरात को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया। शीरपा को जब मैंने सूरत से आगाह किया तो वो भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गया। मैंने उसे मना नहीं किया। शीरपा एक दलेर और हौसलामंद आदमी था, आजमूदा कार था, और मुझे यकीन था कि वो वक्त पड़ने पर पीछे नहीं हटेगा। मैंने भी पिंडली के फीते में खंजर लगा लिया। शीरपा ने भी पसोल चेक करके जेब में डाल दिया। मैंने शुभा को भी बता दिया कि हम किस मिशन पर जा रहे हैं। शुभा इस बात पर बदीद थी कि मैं खुद ऐसा कोई खतरा मोल देने की बजाय इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को आगाह कर दूं। पुलिस इस मामले से खुद ही निमट लेगी, लेकिन मैं इस मुहिम की कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधना चाहता था। यह तो मैंने कर रखा था कि जनरल खोराट के आदमियों को यहाँ कदम नहीं जमाने दूंगा। कोमल की कॉल 9 बजे के करीब मौसूल हुई। हम शहर के शुमाल में थे, जबकि वीरा रेस्टोरेंट शहर के जनूबी हिस्से में वाक़ था। शीरपा ड्राइविंग कर रहा था और मैं साथ वाली सीट पर बैठा बाहर देख रहा था। शहर की सड़कों पर जिंदगी के हंगामे शबाब पर थे। हर तरफ चहल पहल नजर आ रही थी। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई रिंग रोड पर आ गई और वहां से आर्निको रोड पर राजमार्ग की तरफ मुड़ गई। यही सड़क सीधी बगतापुर की तरफ चली गई थी। शहरी हदूद से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक मोड़ पर बाबर महल नाम की एक कदीम इमारत थी। उस तारीखी इमारत की वजह से आसपास कुछ आबादी भी हो गई थी। उस तरफ कुछ और पुरानी इमारतें और खंडरात भी थे, जिन्हें देखने के लिए सियाह इस तरफ आते रहते थे, लेकिन शाम का अंधेरा फैलने के बाद सियाहों की आमदोरफ्त बंद हो जाती थी। वीरा रेस्टोरेंट सड़क के मोड़ पर ही था। मुकामी आबादी की वजह से इस वक्त खासी रौनक थी। शीरपा ने रेस्टोरेंट से जरा आगे गाड़ी रोक ली और जब मैं गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो 9:45 बज रहे थे। गोमल मुझे दरवाजे के करीब ही एक मेज पर नजर आ गया। वो अकेला ही था। मैंने उसे फौरन ही पहचान लिया। उसने उठकर बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। नागपाल के हाथों सोमबा और उसके 2-3 आदमियों के कत्ल के बाद उसका गिरोह मुंतशिर हो गया था। बाद लोग तो ये शहर ही छोड़कर चले गए थे और बाद अपने तौर पर जिंदा रहने की जिद्दोजहद कर रहे थे, और शायद गोमल भी उन्हीं में से एक था। गोमल के पास मोटरसाइकिल थी, लेकिन उसे मैं गाड़ी की तरफ ले आया तो शीरपा को देखकर वो कुछ बिदक सा गया। मैं उसके साथ पिछली सीट पर बैठ के और शीरपा गाड़ी को हरकत में ले आया। गाड़ी इस इलाके से निकलकर मेन रोड बगतापुर की तरफ दौड़ने लगी। तकरीबन 5 किलोमीटर आगे दरियाए खनूम मानते था, जो आगे जाकर दाईं तरफ पहाड़ियों में मुड़ गया था। चांदनी रात में आसपास का मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसे दिल फरेब मनाजिर से लुत्फअंदोज होना शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैं शायद इस चीज से महरूम होता जा रहा था। मेरा ज़हन तो हर वक्त कुंजलक ख्यालात की अमाजगाह बना रहता था। किसी हसीन मंदिर से लुत्फअंदोज होने का मेरे पास वक्त ही कम था। गाड़ी की हेडलैम्प्स और अंदर की बत्ती भी बुझा दो शीरपा, गोमल ने कहा, और आगे पुल पार करने के बाद गाड़ी को दाईं तरफ मोड़ देना। दरिया पर पुल ज्यादा बड़ा नहीं था। पुल पार करते ही शीरपा ने गाड़ी दाईं तरफ मोड़ दी। ये कच्चा रास्ता था जो दरिया के साथ साथ चला गया था। गाड़ी की रफ्तार भी कम करनी पड़ी। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मंदिर की इमारत का वो हिवला दिखाई देने लगा। चांदनी रात में इमारत का वो हिवला बड़ा पुरस्कार तासर पेश कर रहा था। बस इस तरफ गाड़ी रोक लो, गोमल ने एक तरफ इशारा किया। शीरपा ने गाड़ी की रफ्तार कम करके उसे गुंजान दरख्तों में ले जाकर झाड़ियों में रोककर इंजन बंद कर दिया और हम तीनों गाड़ी से उतर आए। दरवाजा खोलने और बंद करने में हमने खासी एहतियात से काम लिया था। मंदिर की वो इमारत वहां से तकरीबन 200 गज के फासले पर थी। चांदनी रात में वो इमारत खासा पुरस्कार मंजर पेश कर रही थी। हम गोमल के पीछे दरख्तों में चलते रहे और इमारत से तकरीबन 20 गज के फासले पर रुक गए। उस इमारत का मेन गेट दरिया की तरफ है, गोमल ने हाथ से इशारा करते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, लेकिन एक दरवाजा इस तरफ भी है जिस तरफ मंदिर के पिछले हिस्से में तय खाने का रास्ता है। वो चीनी उस तय खाने में है। इमारत में दाखिल होते ही हम खासे मोहतात हो गए। शीरपा ने पिस्तौल निकाल लिया। गोमल के हाथ में भी पिस्तौल नजर आ रहा था। मंदिर की टूटी फूटी इमारत गालबन सदियों पुरानी थी। अंदर वहशत अंगेज सन्नाटा तारी था। ऊपर की तरफ किसी टूटी हुई दीवार से मदम सी चांदनी इमारत के अंदर भी पहुंच रही थी और फर्श पर चांदनी का वो धब्बा बड़ा पुरस्कार तासर दे रहा था। इस खंडनुमा इमारत में किसी तरफ आहट सुनकर मैं ठिठक गया। यूं लगा था जैसे कोई छोटा सा पत्थर लुढ़का हो। कोई जानवर होगा। गोमल ने सरगोशी की, उस तरफ चलते रहो। गोमल आगे और हम उसके पीछे चलते रहे। आगे ढुलान थी, साफ लग रहा था जैसे हम जमीन के सीने में उतर रहे हों।
गोमल ने एक बार फिर रुकने को कहा। इस वक्त हम तकरीबन 20-22 फुट नीचे आ चुके थे। हम तीनों एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। अब आगे रास्ता हमवार था। हम दीवार के साथ साथ चलते हुए एक बार फिर रुक गए। मैंने दीवार की दूसरी तरफ जाकर देखा, आगे किसी जगह मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। उस मुतहरक रोशनी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस तरफ कोई मशल चल रही थी जिसकी लो हवा से कपकपा रही थी। उस राजदारी में बाईं तरफ वो कमरा है जहाँ रोशनी हो रही है। गोमल ने सरगोशी की। वो चीनी उसी कमरे में है। वो दूसरा आदमी भी उसी तरफ होगा। ठीक उसी वक्त अकब में ढुलान की तरफ से एक बार फिर किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। गोमल के बारे में भी मेरा जहन एक बार फिर उलझ गया। फोन पर उसने बताया था कि उसने जिस शख्स का ताकुब किया था उसे इस मंदिर में दाखिल होते देखा था, लेकिन गोमल इस मंदिर में दाखिल होकर जिस तरह हमें यहाँ तक लाया था उससे अंदाजा होता था कि वो मंदिर के अंदरूनी रास्तों से भी बखूबी वाकिफ था। हम इस राजदारी में मुड़ गए। मैंने पतलून के पांचे से खंजर भी निकाल लिया और ये भी तय कर लिया कि अगर हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो कम से कम गोमल तो मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच सकेगा। हम उस कमरे के करीब रुक गए। किसी जमाने में यहाँ कोई मजबूत किस्म का दरवाजा भी रहा होगा, लेकिन अब तो चौखट भी गायब थी। जयपुर में मुझे कई मंदिर देखने का मौका मिला था। उनके नीचे न सिर्फ तय खाने थे बल्कि ऐसे खुफिया रास्ते भी थे जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती थी और मुझे यकीन था कि यहाँ भी कोई खुफिया रास्ते जरूर होंगे। मैं दीवार की आड़ से झांक कर देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये खासा कुशादा कमरा था और बाईं तरफ एक शानदार बेड बिछा हुआ था। उससे आगे एक काफी टेबल और 3-4 कुर्सियां रखी हुई थी। एक कुर्सी पर चांगली बैठा हुआ था और उसके सामने दूसरी कुर्सी पर नीम उरियां लिबास में एक औरत थी। मेज पर शराब और सोडे की बोतलें रखी हुई थी। उन दोनों के हाथों में शराब के गिलास नजर आ रहे थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि पीने पिलाने का दौर अभी शुरू हुआ था। मेरी आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई। कमरे में इन दोनों के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसका गोमल ने ताकुब किया था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। बाहर मैंने 2 मरतबा पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनी थी। हो सकता है वो शख्स बाहर किसी जगह मौजूद हो और उसने हमें देख लिया हो। बहरहाल अब ओखली में सर दिया जा चुका था। जरूरत इस बात की थी कि मौसलों से बचने की कोशिश की जाए। गोमल ने मुझे इशारा किया तो मैं खंजर संभाले दरवाजे की तरफ लपका। शीरबा भी मेरे साथ था। चांगली के सामने बैठी हुई औरत ने हमें देख लिया। वो इस तरह उछली जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। खौफ से उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। शराब का गिलास भी उसके हाथ से छूट गया। शराब उसके ऊपर गिरी थी। चांगली ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। लगता था जैसे हमारी आमद उसके लिए गैर मुतवक्को ना रही हो। उसके होंठों पर आने वाली खफीफ सी मुस्कुराहट ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक भी कर दी। तब वो औरत मेरे हाथ में खंजर और शीरबा के हाथ में पस्तौल देखकर खौफजदा हो गई थी। वेलकम। चांगली मेरी तरफ देखते हुए पुरसुकून लहजे में बोला। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। बसंती के कोठे पर मेरा और तुम्हारा आमना सामना नहीं हो सका था, लेकिन यहाँ से तुम वापस नहीं जा सकोगे। हाथ ऊपर उठा लो चांगली। मैंने कहा, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। तुम्हारा खेल खत्म हो। मेरी कमर पर पड़ने वाली जोरदार ठोकर ने मेरा जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। मैं लड़खड़ाकर आगे गिरा। शीरबा भी कराता हुआ आगे को गिरा था। उसके हाथ से पिस्तौल छूट गया जो फर्श पर लुढ़कता हुआ चांगली के पैरों के करीब पहुंच गया। चांगली ने कुर्सी पर बैठे बैठे झुककर वो पिस्तौल उठा लिया। मैं कमरे के वस में मुंह के बल गिरा। खंजर मेरे हाथ ही में था। मैंने उठने की कोशिश करते हुए गर्दन घुमाकर देखा। गोमल के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। उसके होंठों पर बड़ी खबासत अमेज मुस्कुराहट थी।